नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से। और भारतीय बाजारों के लिए आज की जो दिन है वो बिल्कुल एक रेंज बाउंड है। आज भी बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपको दिखाई पड़ेगा। करीब करीब आधा परसेंट नीचे निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी सेंसेक्स भी करीब करीब आधा परसेंट नीचे कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 33 अंक नीचे है और मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है। आधा परसेंट की बढ़त है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 3-4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज एडवांस डिक्लाइन में करीब 1133 शेयर तेजी में है और करीब 1350 शेयर जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। मेजरली एडवांस डिक्लाइन में हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब एक शेयर जो कि मंदी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस इसके अलावा इसका आउट परफॉर्मर है फार्मा, करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। मीडिया 1% ऊपर है। रियल्टी करीब करीब 1-1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज सेकेंड डे है जबकि आईटी में एक बिकवाली है। करीब करीब 0.25% के आसपास का ड्रॉप आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज रफली आधा परसेंट नीचे है और बैंक्स भी करीब करीब फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए एक लंबे अंतराल के बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंकज रांडेड़ सर, जो कि हमारे साथ पुणे से मौजूद है, इक्विनॉक्स से। और पंकज सर से मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बातचीत की है। वो बात अलग है, जब पंकज सर से लास्ट टाइम बातचीत हुई थी तब उनकी दाढ़ी बिल्कुल ही घनी काली हुआ करती थी, अब लेकिन वो गायब ही हो गया। पंकज सर, ये क्या है? बाजार की तेजी में दाढ़ी गायब कर ली, क्या हो गया? नहीं सर, अभी काफी सारे शोज हो रहे हैं तो वो ठीक नहीं लग रहा है। काफी लोगों ने, दोस्तों ने मुझसे सलाह दी थी कि भाई आप दाढ़ी निकाल दो, तो निकाल। पर वही है ना, मतलब कोई महिला मित्र का तो चक्कर नहीं है? अरे नहीं 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 सर। तो पंकज जी, कैसे हो? पहले तो आप, बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दूसरा, मार्केट कैसे देख रहे हो आप? आज तो ऐसे रेंज बाउंड है, आईटी ना होता तो इतनी बुराई ना होती, हालत ना खराब होती। लेकिन कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जहाँ तक हम लोग बात निफ्टी की करेंगे, निफ्टी डिटोरिएट होते हुए नजर आया है। 25,350 का एक कॉन्फिडेंट एक सपोर्ट था वहां पे, वो तोड़कर वो नीचे आया है। आईटी एक सबसे वल्नरेबल रहा है इसके अंदर, और मुझे लगता है कि जो ट्रम्प का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। थोड़ा सा इंडेक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो पर्टिकुलरली बार्गेनिंग पावर जो है वो बैंक निफ्टी की थोड़ी ज्यादा लगती है। बैंक निफ्टी के अंदर पीएसयूज अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो बड़े बैंक्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिक्स माहौल है। लेकिन निफ्टी के तुलना में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी ज्यादा लगती है, और वहां पे कहीं ना कहीं बाइंग हम लोग विटनेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर बैंक निफ्टी साइड दिखाई पड़ रहा है। तो पंकज सर, एक बात बताओ, इस समय सिचुएशन क्योंकि बैंक निफ्टी के फेवर में है और आईटी ड्रैग कर रहा है नीचे, तो इंडिविजुअली आईटी इंडेक्स कैसे देख रहे हो आप? जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। और जिस तरीके का एक अभी रिसेंटली एनवीडिया ने $4 ट्रिलियन की जो है उनकी रीच कर चुकी है। वहां पे एक थोड़ा सा एक रेजिस्ट होते हुए दिखा है मार्केट, क्यों तो ऊपरी लेवल से टूटना थोड़ा सा लाजमी है। और ओवरऑल जो ट्रम्प के फैक्टर है उसके उसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली सबसे बड़ा वल्नरेबल जो रहेगा वो आईटी ही रहेगा। बिकॉज आईटी के अंदर हम लोग देखते हैं बेसिकली इसको डॉलर इंडेक्स से जोड़ते हैं, और जिस तरह की उथल पुथल डॉलर डॉलर इंडेक्स में देखने मिल रही है उसका पेरिफेरल जो इफेक्ट है वो गोल्ड सिल्वर में और बेस मेटल्स में हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है। आईटी वालों की जो ज्यादा कमाई होती है वो डॉलर के जरिए होती है। अगर डॉलर वीक होता है तो डेफिनेटली आईटी के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो लाजमी है। ओवरऑल टीसीएस के जो नंबर्स आए हैं उसको भी अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो उनकी कमेंट्री अगर ध्यान से सुनते हैं तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी की ओर इशारा कर रही है। अभी हम लोग बड़े स्टॉक्स जो है टीसीएस जैसे स्टॉक्स को हम लोग गिरावट देख चुके हैं, उसको विटनेस कर चुके हैं। लेकिन दोबारा बाहर आएगी, स्टॉक्स अच्छे चलना शुरू होंगे। जियो पॉलिटिकल टेंशन भी काफी एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं, तो ये थोड़ा सा जो ये जो माहौल है ये कहीं ना कहीं आईटी को
ड्रैग करने में काफी बड़ा सपोर्ट कर रहा है वहां पे। तो ये चीजें जब ठीक ठाक हो जाएगी, मुझे लगता है कि आईटी भी चलना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी बाहर देखने मिल सकती है। हम्म। तो आईटी स्टॉक्स से मतलब अभी तो थोड़ा कॉशियस स्टांस है, लेकिन धीरे धीरे लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर यहाँ पे चीजें देखनी होंगी। चलिए अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे, कौन कौन से लूजर रहे। आज इटर्नल लीड कर रहा है। सन फार्मा दूसरा नाम है जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज और अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी खरीदारी आपको आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और नामों की बात किया तो आज विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, तीनों के तीनों टॉप लूजर है और आईटी को मेजरली नीचे की तरफ ड्रैग करने में इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आज मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात किया तो ओला इलेक्ट्रिक आज बढ़िया तेजी में है। आइडिया में खरीदारी है। बीएससी और मैक्स हेल्थ केयर यहां पर भी अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज गिरने वाले शेयरों की बात की तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जहां पर है उसमें कोचिन शिपयार्ड है, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। एयू बैंक में बिकवाली है, भारतीय हेक्सा में बिकवाली है, एनडीपीसी ग्रीन ये एक और ऐसा नाम है जहां पर बिकवाली के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें न्यूलैंड लैब है जहां पर खरीदारी है, पिरामल एंटरप्राइज में खरीदारी है, इंडिया मार्ट में खरीदारी है और कैस्ट्रॉल जो ही खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज बिकवाली वाली साइड पर मेजरली है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जेन टेक्नोलॉजीज, आरके फोर्जिंग और एजिस लॉजिस्टिक्स जहां पर आज के सत्र में आपको बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। पंकज सर, सन फार्मा देखिए जरा कि फार्मा आज का टॉप गेनर है, पिछले हफ्ते भी सपोर्टिव रहा था, यहां क्या किया जाए? अगर सन फार्मा की बात करते हैं सर, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक 1700 की एक लेवल है जो एक स्विंग हाई है इसका रिसेंट, वहाँ एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है यहाँ पे। अगर ये 1701-2 के ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि 1740 रुपए, 1760 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, या कोई भी डिप मिलता है 1680 के आसपास तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। तो 1680 के आसपास अगर आपको कोई भी डिप मिले तो आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। सन फार्मा एक बेटर बेट के तौर पर देख रहे हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पंकज जी जो कि आज हमारे गेस्ट हैं इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिसके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेंबरशिप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर भी सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पंकज सर, पहला सवाल ही आया है सोम डिस्टिलरीज के ऊपर। 168 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 250 शेयर है। क्या करना चाहिए? मतलब सावन का पहला सोमवार भी है तो इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी सोम डिस्टिलरीज है, क्या किया जाए? सर जी, सोम डिस्लरीज ना। जी, SDBL। जी, देखिए, ये इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफी जिगजैग वाला यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। काफी चॉपी ये सोम डिस्लरीज में चॉपीनेस देखने मिली है। मुझे लगता है कि इसमें एक जिस भाव पे लिया हुआ है इन्होंने, मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाया सुमित जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये 155 के ऊपर ये स्टॉक काफी अच्छा मूव हो सकता है। बाकी श्रावण सोमवार और बाकी ये सब चीजों का ये स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि 155 के ऊपर 165, 175 रुपए तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। होल्डिंग पीरियड इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीना तक होना चाहिए सर। तो 2 से 3 महीने आप होल्ड करिए। रिसेंटली प्रमोटर ने ही बाय किया था इस कंपनी में, और अगर 155 160 निकलता है तो उसके बाद तेजी और बढ़ सकती है जो पंकज सर मान रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। पंकज सर, एक सवाल आया है प्राची मिश्रा जी का जो कि हमारी मेंबर भी हैं। इन्होंने पूछा है कि टेक महिंद्रा में क्या करें। 1660 रुपए के दाम पे की खरीदारी है। आज इंडेक्स को ड्रैग भी कर रहा है आईटी, और टॉप लूजर में टेक महिंद्रा का नाम भी है। क्या करना चाहिए इसमें? जी, ये मिड कैप आईटी का सब बहुत बेहतरीन ये स्टॉक है सर, लेकिन जिस प्रकार से पूरा आईटी के अंदर एक गिरावट देखने मिली है, स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं तो 19 जून से इसके अंदर लगातार गिरावट देखने मिली है।
कुछ टाइम ये कंसोलिडेटेड रहा, लेकिन निगेटिव डाइवर्जन के साथ में है ये स्टॉक। अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्टली 200 डेमा के वहां पे आकर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये टूटता है 1560 की लेवल अगर टूटती है तो इसके अंदर से, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो इसके अंदर से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि 1520 1480 रुपए तक की लेवल्स इसके अंदर आने वाले दिनों में विटनेस हो सकती है। वो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना है। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं तो इसको 1560 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा कर चल सकते हैं। तो एक क्लोज स्टॉप लॉस लगाइए 1560 के आसपास अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर हैं तो आप समय दे सकते हैं, बने रह सकते हैं, और लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम के लिए आप यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। मनोज। इसके अलावा महेश मनकानी साहब पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी लाइफ, इनके पास 31 जुलाई की कॉल है 790 रुपए के दाम पर, 26 रुपए पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इसके नंबर भी अवेटेड है सर। क्या करना चाहिए एचडीएफसी लाइफ में? है तो बहुत स्लो मूवर, धीरे धीरे चलता है, क्या किया जाए? सर एचडीएफसी लाइफ का 790 का कॉल ऑप्शन लिया, राइट? जी। एचडीएफसी लाइफ का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है सर। 790 की कॉल लिए सर, आउट ऑफ द मनी जाके। जी, काफी आउट ऑफ द मनी का ये ट्रेड है। अभी इनको टाइम डीके का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो 9 तारीख से लेकर ये स्टॉक ने ऊपरी लेवल से 24 रुपए से जो गिरना शुरू हुआ है, वो अभी करीब करीब 7 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये कल चल के रेट इसके 790 तक भी आ जाते हैं हफ्ते 10 दिन में, तभी इनका रेट इनको मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और टाइम डीके जिस तरीके से हम लोग विटनेस कर रहे हैं, क्यों तो इसका डेल्टा अगर देखते हैं तो 0.20 के आसपास ही फिलहाल चल रहा है, 0.18 0.20 की रेंज में है, जिसको चढ़ना काफी मुश्किल लगता है। अगर आपका स्टॉक में अगर होल्डिंग होती तो डेफिनेटली ये स्टॉक काफी बढ़िया है, लेकिन इतना डीप आउट ऑफ द मनी का ये कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी मिल रहा है उसके अंदर एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। या 10 रुपए तक का एक अपर स्विंग यहाँ पे आप विटनेस कर सकते हो, तो वहां पे निकलने की सलाह रहेगी सर। तो अगर पंकज सर कैश में किसी को इसको होल्ड करना है क्योंकि अर्निंग सामने खड़ा है, सो एक सपोर्ट कैश साइड पे कहां पर देख रहे हो आप? जी डेफिनेटली सुमित जी, देखिए ये इसका एक बेस वायलेशन की रेंज पे है। 760 के आसपास की इसकी रेंज अभी चल रही है, और यही रेंज है कि जो इसका एक बेस वायलेशन तय करेगी। मुझे लगता है कि स्टॉक का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ये गिरावट है जो टेम्पररी है। जो लोग इसको कैश में लेकर बैठे हैं, इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और डेफिनेटली अच्छे खासे भाव इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर होल्डिंग करनी चाहिए। कोई भी गिरावट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये स्टॉक को देखना चाहिए। आपने सही कहा कि ये स्टॉक चलता बहुत स्लो है, लेकिन जब भी अगर कभी जंप लेता है ये स्टॉक, तो हम लोग काफी बार विटनेस किए हैं कि 8-8 10-10% तक के मूव भी ये स्टॉक देने में आगे पीछे देखता नहीं है। क्वालिटी बहुत शानदार है। अगर आप टेक्निकल्स के हिसाब से देखेंगे तो 740 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करना चाहिए, और इस लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। तो 749 के आसपास के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। कैश में आप बने रह सकते हैं इसमें स्टॉप लॉस लेकिन, क्योंकि आप फ्यूचर में हैं और बहुत आउट ऑफ द मनी है, सो इस पार्ट को भी आप आधार मानकर अपनी रणनीति बनाइएगा। पंकज सर, एक सवाल आया है शिवम बेलवाल साहब का पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को लेकर। इनके पास 2980 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए कि अभी नहीं करना चाहिए? फिलहाल एवरेज की सलाह नहीं रहेगी सुमित जी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक 200 डेमा का जो इम्पोर्टेंट क्लस्टर है, जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है, वो उसके नीचे आकर सेटल होकर ट्रेड कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम एक्टिविटी आज के सत्र के अंदर अच्छी दिख रही है। मुझे लगता है कि अगर इनको एवरेज करना ही है तो 2910 2880 की रेंज जो है वो एक आइडियल रेंज रहेगी, जहां पे आप इसको एवरेज करके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी उन्होंने 2980 में लिया हुआ है, 1% भी टूटा नहीं है। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट में मिलती ही रहती है। तो मेरे ख्याल से 2910 2880 की रेंज में स्टैगर्ड वे से इसके अंदर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ऊपरी रेंज में ये स्टॉक 3200 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सजेस्ट किया होगा था। हम्म। एक आबिद साहब का सवाल आया है
ये इनके पास अमल लिमिटेड के शेयर हैं 508 रुपए के दाम पे, और आज नंबर्स के बाद इस शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। सो इन्होंने पार्शियल प्रॉफिट ले लिया। अब पार्शियल प्रॉफिट और कहाँ ले सकते हैं? कहाँ पे आप नए टारगेट्स देख रहे हो उसके? सर देखिए, अमाल लिमिटेड के अंदर अभी एक दोबारा कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इसके अंदर 935 के ऊपर जो है ये स्टॉक जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। मेरे ख्याल से इसी रेंज के ऊपर आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। 910 915 के आसपास 13% ऑलरेडी बढ़ चुका है, और 1 या 1.5% की आप तेजी की उम्मीद करके चलो यहाँ पे। और कंडीशनल बाय करना है जब ये 936 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तब इसके अंदर दोबारा आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा, और यहीं आकर कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो सेटल होते हुए नजर आएगा। ओके। सोनिका राजपूत जी पूछ रही हैं कि इटर्नल यानी कि जोमैटो, वहां पर क्या करना चाहिए? इन्हें प्रॉफिट लेना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? जी, डेफिनेटली इटरनल जैसे स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग की सलाह रहेगी। डिस्क्लेमर के तौर पर ये स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट लोगों से अभी आज भी डिस्कस किया हुआ है, और अलग अलग चैनल्स के ऊपर भी इसकी राय मैंने दी हुई है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इटरनल काफी स्ट्रांग लग रहा है। जिस तरीके का स्टॉक ने एंटिसिपेशन दिखाया है स्पेस का, बहुत शानदार जो है इसके अंदर मूव्स हम लोगों ने एंटिसिपेट होते हुए यहाँ पे देखे। मुझे लगता है कि ₹295 तक के जो टारगेट्स है वो बहुत जल्द आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप लंबे अवधि के अगर निवेशक हैं तो ₹350 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो आपको इटर्नल को लेकर एक राय दी गई है, कोई डिस्क्लेमर भी है क्या इसमें आपका पंकज सर, कि अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कल इस्तेमाल कर रहा हूँ, रात को इस्तेमाल किया था खाना मंगाने के लिए? अरे सर जी, ये स्टॉक मैंने अपने सारे क्लाइंट लोगों से डिस्कस किया हुआ है। ट्रेडिंग हम्म। बेट्स मैंने इसके अंदर मॉर्निंग में ही सजेस्ट करी हुई थी। अभी भी ये स्टॉक ऑन है, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर देना सही समझा। अच्छा, मैं स्टॉक की बात नहीं, मैं तो प्रोडक्ट की बात कर रहा था। खैर, चलो स्टॉक का भी डिस्क्लेमर आपने लगे हाथ दे ही दिया, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ लेते हैं। जो अगला सवाल हमारे पास आया है वो है जुबलेंट इंग्रेविया को लेकर। राहुल दास साहब बोल रहे हैं कि ये कोई बड़े लॉन्ग टर्म कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है। सर अपने को तो इतना समझ में आता नहीं, आप बताइए सर, कोई कप एंड हैंडल टूट रहा है क्या इसका, मतलब ब्रेकआउट आ रहा है क्या इसका? सर देखिए, मंथली चार्ट्स के ऊपर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर हो तो रहा है, लेकिन जो ऊपरी लेवल का जो बेस है यहाँ पे 876 के करीब करीब है, जो कि आप देखिए 31 जनवरी का इसका हाई है यहाँ का 885 का। तो जो क्लोजिंग है वो 76 के आसपास की है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इसको पकड़ा है, लेकिन 876 के ऊपर वो फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, जो कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। और काफी डिफिकल्ट होता है इस तरीके के स्टॉक्स को इन पैटर्न्स के जरिए अगर हम लोग देखते हैं तो इसके टारगेट्स काफी मुश्किल और काफी बड़े भी निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे और ट्रेडिंग के लिहाज से इसको देखते हैं तो ये स्टॉक अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि हायर हाइस के फॉर्मेशन इसके अंदर कंटिन्यूअसली देखने मिले हैं। 860 865 रुपए तक के भाव ट्रेडिंग के लिए देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 876 के ऊपर तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत फास्ट रन कर सकता है। तो 876 के ऊपर तेजी और बढ़ सकती है, और वो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आपने सही पकड़ा है। पंकज सर को भी वो दिखाई पड़ रहा है। पंकज सर, एक सवाल आया है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, आजकल ले रहे हो क्या, मतलब खरीद रहे हो क्या? सर देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर एक सिमेट्रिकल का एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन नजर आ रहा है यहाँ पे। पिछले 4-5 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरते हुए, सॉरी, मैं हम्म। मंथली व्यू, सर ये 200 डेमा के नीचे चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी लंबी गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। 200 डेमा को बहुत डिसाइसिवली 1440 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू हुआ, और उसके बाद में कंटिन्यूअस गिरना शुरू हुआ है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। आज थोड़ा सा पिक करने की जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक रिस्की बेट होगा यहाँ से। लेकिन 1340 का डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड करें यहाँ पे। जिस तरीके के वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं, पिछले
3 से 4 हफ्तों का वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे आज के दिन में दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, बशर्ते स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1340 रुपए का। ऊपरी स्तर पर अगर हम लोग टारगेट देखते हैं तो इसको 1410 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये दोबारा 200 डेमा के करीब अगर जाएगा 1435 के आसपास, तो वहां से ये स्टॉक रेजिस्ट होता हुआ नजर आएगा। हम्म। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स के जस्ट बाद भी मैचिंग मैचिंग शेयर आ गया, वो है अपोलो हॉस्पिटल। एंट्री करनी चाहिए क्या 12 से 18 महीने के लिए? ऑब्वियसली बात है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद इसी का नंबर आना है। सो क्या किया जाए अपोलो हॉस्पिटल में? जी, अपोलो हॉस्पिटल देखो, काफी ये आयरनी है कि हम लोग इस तरीके के स्टॉक्स डिस्कस करके तुरंत अपोलो के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने मिला है, लेकिन ऊपरी लेवल से ये स्टॉक में एक गिरावट विटनेस हो रही है 7250 के आसपास। 2 से 3 बार ये स्टॉक गया और वहां से दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5-6 दिनों का अगर हम लोग इसका हिस्ट्री डेटा देखते हैं तो कंटिन्यूअसली सेल ऑन राइज इस तरीके का पैटर्न बना हुआ था। मुझे लगता है कि ये रिट्रेसमेंट की लेवल करीब करीब इसकी 7160 7180 की रेंज में देखने मिल सकती है। वहां तक हम लोगों को वेट करना चाहिए और निचली लेवल पे इस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर 7180 के आसपास लेते हो तो 7100 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पे 7350 7400 की लेवल विटनेस हो सकती है सर। तो आपको राय दी गई है अपोलो हॉस्पिटल के संदर्भ में। आप अकॉर्डिंगली यहां पर भी अपनी कॉल ले सकते हो। इसके अलावा युवराज सिंह पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में क्या करें, उनको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। आपको भी ऐसा दिख रहा है क्या? सर बिल्कुल, एक डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट की तरफ ये जा रहा है, लेकिन पिछले 4-5 सत्रों से डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन की रेंज में है। 535 की ऊपरी लेवल पे है और 520 की निचली लेवल के भीतर ही ये स्टॉक फिलहाल खेलते हुए नजर आ रहा है। तो आइडियली अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 540 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 200 डेमा भी इसका 540 के आसपास ही है। अगर ये 540 एक बार क्रॉस कर देता है, इसका स्विंग हाई 200 टेमा और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तीनों भी एक ही पॉइंट पे आ रहा है। यूजुअली इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखना मुश्किल होता है यहाँ पे, तभी हम लोग बाय करने की सलाह देंगे देंगे यहाँ पे। 580 600 620 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी 540 के ऊपर। तो 540 के ऊपर आप खरीदारी करिए, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ेगी। भारत भरत साहब का एक सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस को यहां पर एवरेज करना चाहिए क्या? ये पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा लाइमलाइट में था, वो ब्लैक रॉक वाला फंड लॉन्च एंड ऑल। तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए, काफी बढ़िया पेडिग्री वाला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसको कोई भी गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की जो बात चल रही थी वो 2025 में तो आते हुए नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते एक काफी सेटबैक की ये स्टॉक को ऊपरी लेवल से देखने मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑल टाइम ग्रीन है और लेना चाहिए इसको। कोई भी गिरावट जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। मुझे लगता है कि 4-5 साल का अगर आप व्यू रखते हैं इसके अंदर और 4 डिजिट के अगर स्टॉक के भाव मिलते हैं तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। मैं इसके अंदर काफी स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ में बुलिश हूँ, इसको होल्ड करना ही चाहिए। ओके, तो बुलिश भी है, आप होल्ड भी कर सकते हो यहां पर। एक सवाल और अविनाश रंजन साहब का आया है, ये टीसीएस खरीदना चाहते हैं 3200 रुपए के दाम पर 2 साल के लिए। तो क्या इनका डिसीजन सही है? सर देखिए, एक गिरावट जो है टीसीएस के अंदर एस्केलेट होती हुई नजर आ सकती है। मेरा ये मानना है कि 3040 3050 की रेंज तक टीसीएस को एक बार आना चाहिए और वहां से एक रिवर्सल का ट्रेंड वहां पे देखने मिल सकता है। अभी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई भी बहुत स्टीप फॉल यहाँ पे दिखा है, कहीं पे भी रेजिलियंस ये स्टॉक दिखा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 3200 रुपए की जो लेवल है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा यहाँ पे। 3040 3050 की लेवल पे इन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर चाहते हैं, लंबे निवेशक है, अगर लेना ही है ले जरूर सकते हैं, लेकिन संभालना होगा काफी लंबे समय के लिए। तो अगर आपका सच में लंबी अवधि का नजरिया है
तभी आप खरीदारी करिएगा। लंबी अवधि नजरिया सोचकर छोटी अवधि में घबरा रहे हैं तो आप इसमें एंटर मत करिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश जी मौजूद हैं बेंगलुरु से। राकेश जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सुमित सर। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार राकेश जी, पंकज जी भी आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था कि सर LIC हाउसिंग फाइनेंस पे 200 शेयर था, 600 रुपए में लिया था। मैं सोचा था बढ़ने के लिए वही जहाँ पे है वहीं पे खड़ा है सर। इसका EPS भी 100 रुपीज है, लेकिन स्टॉक जा नहीं रहा है किधर भी, वहीं पे अटका पड़ा है। तो राकेश जी, आपने इसका प्राइस टू बुक चेक करा है कभी? नहीं सर, वो चेक नहीं किया है। मैं सोचा था एक्चुअली, कभी चला नहीं। मैं इस बारे में बोला थोड़ा चल जाएगा, लेकिन वो वहीं पे पड़ा है। देखिए आमतौर पे जो भी आपकी एनबीएफसीज होते हैं, इनके पीई और ईपीएस से उतना रिलेवेंस नहीं आता, इनके प्राइस टू बुक से ज्यादा रिलेवेंस आता है। वैसे ये प्राइस टू बुक के हिसाब से भी एक सस्ते दाम पे खड़ा है। ये भी आपको बता दूं कि 600 रुपए इसका, 660 रुपए इसका बुक वैल्यू है और 600 रुपए पे शेयर खड़ा है, तो प्राइस टू बुक में भी सस्ता है। और ये सच में ही बहुत टाइम से नहीं चला है। सो पंकज सर, क्या करना चाहिए? LIC हाउसिंग फाइनेंस 200 शेयर है 600 रुपए के दाम पर, बहुत समय से रेंज में है, क्या किया जाए? जी, प्राइस टू बुक वैल्यू 661 के आसपास ही है, लेकिन आप देखिए इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी कम है। अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 827 का हाई, 484 का लो इसका रिसेंट बैक में हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है। जिस तरीके का अभी ये फिलहाल चार्ट पैटर्न है, पिछले हफ्ते में ये थोड़ा बहुत रनअप दिखाने की जरूर कोशिश जरूर किया था, लेकिन अभी ये स्टॉक दोबारा लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रगल करते हुए नजर आया है। आज दिन की जो तेजी थी, पूरे दिन की तेजी, सुबह आधे घंटे की जो तेजी थी, आज पूरे दिन में निकल गई ये तेजी। मुझे लगता है कि 580 का इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करें। और जो मूड में ये स्टॉक चलने की अभी फिलहाल कोशिश कर रहा है, इसको चलने दे, लेकिन 580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। ओपनिंग लेवल ज्यादा से ज्यादा इसकी 650 660 तक दिखती है। इसके आगे थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन यस, 700 के ऊपर पोजिशनली ये जो स्टॉक है ये अच्छा खासा चल सकता है इसमें जी। हम्म तो 700 के ऊपर इसको कहीं होल्ड करना पड़ेगा पोजिशनली, तब आप इसमें एक अच्छी उम्मीद लगाइएगा तेजी की। अभी के लिए एज ऑफ नाउ खराब सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब वेट एंड वॉच ज्यादा है, तो थोड़ा और वेट करिए, लेट्स सी कहाँ जाता है ये। राकेश जी, अच्छा, प्रीति सिंह जी का एक सवाल आया है, मेंबर भी है हमारी। इनके पास इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर हैं 192 रुपए के दाम पर, और एक बढ़िया तेजी रेलवे दिखा चुका है, बल्कि दो बढ़िया तेजी रेलवे दिखा चुका है। अब थोड़ा शांत बैठा है, क्या किया जाए इसमें? सर, ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशन दे रहा है। काफी मजबूत गिरावट इसके अंदर पिछले कुछ सत्रों में देखने मिली है। स्पेशली लास्ट मंथ में जो इसने टॉप दिए हैं, उसके बाद में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने मिली है। करीब करीब 15% के आसपास ये स्टॉक पिछले 1.5 महीने में टूटा हुआ है। मुझे लगता है कि ये 200 डेमा कल के जो ट्रेडिंग सेशन थे उसके अंदर निकल चुका है, और उसके नीचे भी आकर ये ट्रेड कर रहा है। 180 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे। बिना स्टॉप लॉस का काम नहीं करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख रहे हैं तो बेरिश जोन में है। वॉल्यूम्स के कंसर्न्स काफी इसके अंदर दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से या तो 180 का स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर इस लेवल से आप अगर एग्जिट का सोचते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 180 करीब का एक स्टॉप लॉस लगाइए प्रीति मैम, और आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को अदरवाइज देख सकते हैं। बुधोयन चौधरी जी पूछ रहे हैं कि बिरला कॉप में क्या करें? बिरला क्रॉप तो होगा नहीं, पर शेयर बिरला कॉप ही होना चाहिए। 101 रुपए के दाम, 101 शेयर है 1387 रुपए के दाम पर, छोटी अवधि का इनका व्यू है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, बिरला कॉर्पोरेशन के अंदर अभी 2 दिन पहले एक 1420 का एक टॉप दिया है, और वहां से ये स्टॉक फिसला है। कल भी फिसला, आज भी फिसला हुआ है। मार्केट ओवरऑल जिस तरीके के रिएक्शंस दे रहा है, उसी में ये स्टॉक रिएक्शन देखने मिल रहा है। 1380 इनका एक रेंज जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। मार्केट जब ठीक हो जाएगा तो ये स्टॉक्स भी चलना शुरू होते हैं। ओवरऑल जो ऊपरी सतह इसकी है वो 1440 की है। डेफिनेटली 1440 तक के लेवल्स हम लोग विटनेस कर सकते हैं। वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अगर ये 1440 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर क्रॉस होकर सस्टेन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 1560 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ओके,
निष्ठा श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि पिरामल फार्मा में क्या टारगेट है। ये एक तरफ चला था फिर वापस शांत बैठा है, अब क्या किया जाए इसमें। सर पिरामल फार्मा पीपीएल की बात कर रहे हो? जी जी, पीपीएल लिमिटेड। सर ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जब भी ये स्टॉक ओवरऑल का जो परफॉर्मेंस की बात आती है तो टेक्निकली बहुत साउंड परफॉर्म करता है। आज जिस तरीके की वॉल्यूम एक्टिविटी और ट्रेंडिंग लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है पीपीएल फार्मा ने, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप इसको इस लेवल के ऊपर ऐड भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आज के दिन के लो के थोड़ा सा बिल्कुल नीचे 195 के आसपास इसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, और ऊपरी लेवल पे 225 235 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। काफी दिनों के बाद में ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है यहाँ से अभी। हम्म। तो हाँ, मोमेंटम शायद थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, बड़े दिनों बाद इसमें आज तेजी आई है। सो एज ऑफ नाउ तो ये मोमेंटम शायद कंटिन्यू रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप नजर रखिएगा। लक्ष्मी नारायण जी का एक सवाल आया है, अदानी टोटाल पर, अदानी ग्रीन पर, क्या करें इन दोनों में। अदानी टोटाल करीब 646 में खरीदारी है और अदानी ग्रीन करीब 980 में खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए दोनों में। जी, पहले अदानी टोटल की बात कर लेते हैं। सर ये अदानी टोटल के अंदर कन्विक्शन इतना कुछ खास नहीं आ रहा है। स्लोपिंग डाउन ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है। 20 डेमा के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फिर भी ये 648 के आसपास उनके भाव के आसपास है। मेरे हिसाब से इसके अंदर से एग्जिट की सलाह रहेगी फॉर द टाइमिंग। अगर आप छोटे अवधि के निवेशक हैं तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। लेकिन यस, अदानी ग्रीन के अंदर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में ये ट्रेड जो है ये विटनेस हो रहा है। इसके अंदर आज हमने ऑप्शन के जरिए ट्रेड जरूर शेयर किया था, तो ये डिस्क्लेमर के तौर पे बोल रहा हूँ। डेफिनेटली मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है इसके अंदर 1080 1140 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अभी अभी चलना शुरू हुआ है, और जिस तरीके की तासीर का ये स्टॉक है, मतलब 1140 रुपए में आने में बहुत समय नहीं लगना चाहिए इसमें। उसके बाद में हम अपना दूसरा ओपिनियन ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1140 शायद आने में बहुत समय लगे ना, तो उसके बाद एक बार को दोबारा आप रिव्यू करा लीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में इसमें मोमेंटम शायद कैरी करे, अदानी ग्रुप आज वैसे भी थोड़ा तेजी में है। सो वो पार्ट को भी आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सिंफनी, पुरोहित साहब का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि 1500 रुपए कब आएगा, आपको दिख रहा है क्या आता हुआ। सर बिल्कुल कम चांसेस है इसके अंदर कि जल्दी में ये कोई 1500 की लेवल देखने मिलेगी। तो आई गेस अगर मैं वीकली चार्ट भी अगर देखूं तो मुझे लगता है कि ये आखिरी जो है 11/10/2024 के बाद में ये स्टॉक ने वीकली लेवल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर लोज के फॉर्मेशन बनाए हैं। जिस तरीके के ये फॉर्मेशन है अपने आप में बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन है। अभी रिसेंटली ये 1340 रुपए तक के भाव इसने दिखाया। वहां पे एग्जिट करना ये ज्यादा ठीक था। लेकिन अभी जिस तरीके से 1140 की रेंज पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुमित जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 1120 रुपए का ये 200 डेमा का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये कहीं अगर तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि इसका जो इमीडिएट बड़ा सपोर्ट जो है 950 के आसपास ही दिखता है। तो मेरे ख्याल से सिम्फनी के अंदर 1500 रुपए की तो होप छोड़ दीजिए, 1420 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसको जरूर मेंटेन करें। तो 1500 की होप फिलहाल आप छोड़ दीजिए, आपको ये एक राय दी गई है, और जो स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं आप उनको एटलीस्ट यहाँ पर कैरी कर सकते हैं या उनके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है पीयूष पराशर साहब का, ये पूछ रहे हैं कि एचपीएल इलेक्ट्रिक 594 पे खरीदा है इन्होंने, और नियर टर्म में इसके टारगेट्स देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने खरीदारी की है, आप इसे कैसे देख रहे हो। सर देखिए, ये एक काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है वीकली पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। मुझे लगता है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर ये 625 की रेंज पे आकर क्लोजिंग देता है आज के दिन में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, 623 24 तो आप यही देख ही रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ट्रेंडिंग जो इसकी ट्रेंड लाइन जो है इसको ये क्रॉस कर चुका है। अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आ रहा है यहाँ पे। 4-5 दिनों के अंदर अगर
वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स का प्रदर्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग चल सकता है, मुझे लगता है कि 700 रुपए तक की रेंज ये स्टॉक काफी आसानी से अचीव कर सकता है। हम्म। संजीव साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी हर हर अप्रिसिएशन के लिए। उनका सवाल है कि क्या प्रेस्टीज एस्टेट को ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? आप क्या राय रखते हो पंकज सर? सर देखिए, ओवरऑल ये स्पेस जो है ये स्ट्रगल कर रहा है, किस दिन चल रहा है किस दिन टूट रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो बहुत स्मार्टली प्ले करना होगा इसको। आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स यहाँ पे ओवरऑल देखने मिले हैं, काफी बढ़िया है। और ये काफी वाइल्ड मूव देता है ये प्रेस्टीज जैसा स्टॉक। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करने में ज्यादा होशियारी रहेगी। और जब भी कोई नीचे की लेवल में ये स्टॉक अगर आता हुआ दिखे तो वहां पे दोबारा इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटजी। और टारगेट जो है इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हम 1800 1810 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। हम्म। डॉक्टर अभिनव, जो कि हमारे एक मेंबर भी हैं वाराणसी से, ये पूछ रहे हैं कि जेके पेपर में क्या किया जाए। पंकज सर, ये पूरा स्पेस, जितना भी पेपर का स्पेस है, चल ही नहीं रहा। चाहे वैल्यू है लेकिन मूव नहीं आ रहा। इन सब में क्या किया जाए? सर जरूर देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा कंसर्न आप देखिए, जिस तरीके के वॉल्यूम्स पहले हुआ करते थे अभी बिल्कुल भी वॉल्यूम्स इसके अंदर देखने नहीं मिल रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि 4-5 दिन पहले पिछले हफ्तों में इसके अंदर एक काफी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे आया था। बहुत तगड़ा वॉल्यूम भी वहां पे विटनेस हुआ था, लेकिन ऊपरी लेवल से कोई ना कोई माल जरूर छोड़ रहा है। तो 20 डेमा के आसपास ये अभी आकर सेटल हुआ है। मुझे लगता है कि इसके अंदर 360 रुपए का आप एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन अगर आप ये स्टॉक छोड़कर अगर कोई और स्टॉक में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये रेंज कोई बुरी है नहीं, यहाँ से एग्जिट करने की भी सलाह आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको संभाल सकते हैं तो 360 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसको जरूर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल का वेट करना होगा, लेकिन ये स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है काफी स्लो रह सकता है। स्टॉक का परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो रहता है, इस पार्ट को आप ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। अब गुरुग्राम चलते हैं, वहां पे नाजिर साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नाजिर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नाजिर जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर? नमस्कार। नमस्कार नाजिर साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा गेल इंडिया पे सवाल था। मैं सर इसको 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। 224 रुपये में खरीदा था सबसे पहले, और ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके अभी 1190 शेयर हो गया। एवरेज रेट 199.99 हो रहा। और अभी मैं ठीक इसको है। 6 महीना तक होल्ड कर सकता हूँ, जनवरी फरवरी तक। ओके। और ये खरीदारी आपने शुरुआत कब की थी नाजिर साहब? तकरीबन सर 1 साल हो गया। सितंबर या ऐसे जुलाई में किया था। तो आपको तो इसमें डिविडेंड भी मिला होगा ना, करीब 5.5 6.5 रुपए के आसपास, दो हाँ, बारी। एक बार मिला सर। ये मतलब डिविडेंड का टाइम खत्म हो गया था, फिर बाइंग था मेरा। अच्छा, तो आपको एक डिविडेंड बार एक बार मिला मिला है तो? लगभग 5,000 रुपये। अच्छा, तो वो 6 रुपए अगर डिविडेंड भी मैं इसमें एडजस्ट कर दूं तो आपकी कॉस्ट कहीं 193 194 के आसपास आ रही है। ओके पंकज सर, क्या किया जाए? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर हैं, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं 1190 के दाम पर। डिविडेंड कम, इसका दाम 200 रुपए, डिविडेंड एडजस्ट करके 184 85 रुपए, 192 93 रुपए की खरीद है इनकी। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, गेल का जो स्ट्रक्चर है, ये अभी बेस इसका जो है 180 के आसपास का बना हुआ है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। देखिए, ये जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। ट्रम्प आज रशिया के ऊपर क्या एक्शन लेगा उसके ऊपर निगाह रहेगी। अगर क्रूड अगर बढ़ना शुरू हो जाता है तो प्रेशर ये स्टॉक पे बन सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहिए यहाँ पे। एक स्मार्ट स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर आपने लगाना है जो 175 का है, तो इसको डेफिनेटली होल्ड करके चले। लेकिन स्टॉप लॉस जो है 175 का, इसको जरूर मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी लेवल पे मुझे 195 200 के ऊपर ये स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। 195 200 के अराउंड मुश्किल है जाना। सो आप एक स्टॉप लॉस को तो जरूर मेंटेन रखिए अगर आप मध्यम से छोटी अवधि के निवेशक है तो। और बाकी स्टॉक के अंदर बने रहें, ये आपको एक राय दी गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्वालिटी अच्छी है, डिविडेंड पेइंग स्टोरी है, तो आप बने रहिए डिविडेंड के लिहाज से तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म थोड़ा बहुत शायद इश्यूज रहेंगे।
इसके अलावा एक सवाल आया है हैदराबाद से। इनके पास एलएनटी की शेयर है 3630 रुपए के दाम पर। अब ये पूछ रहे हैं कहाँ इसको और एवरेज करना चाहिए। बहुत समय से शांत बैठा है सर, ये कुछ कर नहीं रहा। क्या करना चाहिए एलएनटी में? जी, एलएनटी भी अभी देखिए सर, ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे भी 200 डेमा के नीचे ये आ रहा है, यहाँ पे आते हुए नजर भी आया है। आरएसआई इतना कोई पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली एक स्टीप फॉल जैसा एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। 3500 की रेंज पे अगर हम लोग देखते हैं तो 6 लाख के करीब करीब पुट राइटर्स का कन्विक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये और थोड़ा सा एक वीकनेस का साइन यहाँ पे लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको कोई निचले लेवल के ऊपर अगर आप इसको एवरेज करना चाह रही हैं तो मेरे हिसाब से 3375 से लेकर 3400 की रेंज में इसमें एक खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक थोड़ा मुझे अभी फिलहाल वीक मालूम पड़ता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसको जरूर 3400 के आसपास, 3375 के आसपास इसको एक्यूमुलेट करें और इसको होल्ड करें। मुझे लगता है कि 5000 रुपए तक के भाव इसके अंदर देखने मिल सकते हैं, बशर्ते टाइम पीरियड जो है वो 2 से 3 साल का रख के चलना चाहिए। ओके। मालाराम पुरोहित जो कि हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास 800 रुपए के दाम पर सन टीवी के शेयर हैं। 100 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। करना क्या चाहिए इनको? बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए? सर सन टीवी का एक समय हुआ करता था कि अगर ये स्टॉक चलना शुरू हो गया तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और आज भी वही सिचुएशन है, जब ये गिरने का नाम लेना शुरू कर दिया है तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये कंटिन्यूअसली लोअर लोस के फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। और 550 का इसका जो अभी रिसेंट लो था, मुझे लगता है कि चौथे महीने में इसने 550 के एक लेवल्स को छुआ और वहां से ये ऊपर आया हुआ स्टॉक था। ये वही अप्रोच हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये 550 की रेंज डेली टाइम फ्रेम पे तोड़ दे तो एग्जिट लेना चाहिए। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, पर्टिकुलरली मेरा कन्विक्शन जो है ओवरऑल गट फीलिंग के हिसाब से तो ये यहाँ से 590 610 रुपए तक आना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो काफी निगेटिव लग रहा है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज पहली बार इतने दिनों में आरएसआई ने थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जन दिया है। बस उसी का एक सपोर्ट लेकर मैंने ये कहा कि आप 590 620 तक के लेवल्स इसको होल्ड करके चल सकते हैं। हम्म। फेसबुक से एक सवाल आया है अमित वर्मा साहब का। ये पूछ रहे हैं मदरसन में क्या करें? 155 रुपए के दाम पे खरीदारी इन्होंने कर रखी है। सर ये भी शेयर पहले चला, बहुत चर्चा में रहा, अब वापस शांत बैठा है, क्या किया जाए इसमें? जी, इनका एक वायरिंग बिजनेस तो, और ये जब इकट्ठे थे तब ये काफी स्ट्रांग मोमेंटम में चलता था ये स्टॉक, और उसके बाद में ये चलना बंद हुआ है। काफी लेजी मूव्स इसके हम लोग विटनेस किए हुए हैं। आप इसको अगर आप शांति से रखें और अगर आप 4-5 साल का अगर आप नजरिया रखें तो ओवरऑल चार्ट्स के अंदर और ओवरऑल कंपनीज के अंदर कोई इतना नेगेटिवनेस नहीं दिख रहा है। लेकिन यस, ये थोड़ा सा स्लो मोमेंटम वाला स्टॉक हो चुका है यहाँ पे। इसको होल्ड करके चले, स्टॉप लॉस 140 का लगा के चले यहाँ पे।